उपन्यास गुनाहों का देवता। लेखक धर्मवीर भारती। भाग 1। परिचय और पात्रों से भेंट। संक्षिप्त रूप लगभग 5000 शब्द। गुनाहों का देवता केवल एक प्रेम कथा नहीं है, यह एक आत्मिक यात्रा है जहां भावनाएं, नैतिकता और आत्मबल के बीच संघर्ष होता है। इस उपन्यास के पहले भाग में लेखक हमें मुख्य पात्रों से परिचित कराते हैं, विशेष रूप से चंदर और सुधा से। ये दो किरदार न केवल उपन्यास की धुरी हैं, बल्कि समाज और संस्कृति के जटिल प्रश्नों पर गहरी दृष्टि भी प्रदान करते हैं। पात्र परिचय। चंदर। चंदर या चंद्रकांत इस उपन्यास का नायक बनारस विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर है। वह एक गंभीर, आत्मसंयमी और सैद्धांतिक युवक है। अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला के अधीन शोध कर रहा है और उन्हीं के घर में एक बेटे की तरह रहता है। चंदर भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील व्यक्ति है। उसके भीतर भावनाएं लहरें मारती हैं, लेकिन वह उन्हें अपने उसूलों की दीवारों में कैद कर लेता है। समाज, नैतिकता और गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा उसके जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। सुधा। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी इस उपन्यास की नायिका है। वह एक सुशिक्षित, चुलबुली और सजीव युवती है। अपने पिता के घर में चंदर को भाई नहीं, बल्कि एक आत्मिक साथी मानती है। उसके लिए चंदर केवल एक मित्र नहीं, उसका भावनात्मक सहारा भी है। लेकिन यह सहारा धीरे धीरे प्रेम में बदलता जाता है, वह प्रेम जो कभी कहा नहीं गया, लेकिन हर क्रिया और दृष्टि में झलकता है। डॉक्टर शुक्ला एक प्रतिष्ठित और विद्वान प्रोफेसर, जिनका आदर्शवादी जीवन और व्यक्तित्व चंदर पर गहरा प्रभाव डालता है। वह चंदर को बेटे की तरह मानते हैं और उसी पर अपने परिवार का भरोसा रखते हैं। कथा का प्रारंभ। कहानी बनारस से शुरू होती है। चंदर डॉक्टर शुक्ला के अधीन रिसर्च कर रहा है और उन्हीं के घर में रहता है। वहां सुधा के साथ उसका समय हंसी मजाक और बहसों में गुजरता है। दोनों के बीच गहरा आत्मिक संबंध है, पर वह किसी भी सामाजिक परिभाषा में नहीं आता। सुधा का स्वभाव बहुत ही खुला और मिलनसार है। वह चंदर से हर विषय पर बात करती है, साहित्य, राजनीति, समाज और यहाँ तक कि भविष्य को लेकर अपने सपनों पर भी। चंदर उसके साथ हर क्षण को जीता है, परंतु वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता। उसे डर है, कहीं यह रिश्ता पवित्रता की सीमाओं को पार न कर जाए। चंदर का मन अक्सर यह सोचता है कि वह सुधा से प्रेम करता है या नहीं। उसे यह स्वीकारने में कठिनाई होती है क्योंकि उसके संस्कार उसे रोकते हैं। गुरु की बेटी से प्रेम करना उसे एक तरह का अपराध लगता है, एक गुनाह। सुधा अपने स्वभाव के अनुरूप बिना कुछ कहे चंदर की भावनाओं को पढ़ लेती है। वह चाहती है कि चंदर उससे कुछ कहे, पर जब वह नहीं कहता तो वह भी चुप रह जाती है। इस चुप्पी में जो पीड़ा है, वही इस कथा की आत्मा बनती है। एक दिन जब सुधा की शादी की बात चलती है, चंदर भीतर से हिल जाता है। लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कहता। वह सोचता है कि सुधा को खुश देखना ही उसका कर्तव्य है, उसका प्रेम नहीं। यह त्याग, यह मौन, यह आत्मसंयम चंदर को गुनाहों का देवता बना देता है। मानसिक द्वंद्व। चंदर की चुप्पी केवल समाज या डॉक्टर शुक्ला के डर से नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक मानसिक द्वंद्व चलता रहता है। वह खुद से लड़ता है, एक तरफ उसका मन सुधा के प्रति प्रेम से भरा है, दूसरी तरफ उसका विवेक उसे रोकता है। यह द्वंद्व इतना तीव्र है कि वह अपने आप को यातना देने लगता है। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकों में जाने लगता है, शराब कर। गुनाहों का देवता के इस दूसरे भाग में कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। सुधा का विवाह तय हो जाता है और चंदर के लिए यह एक भावनात्मक भूकंप जैसा अनुभव होता है।
यहाँ प्रेम, त्याग और आत्मबल के संघर्ष को गहराई से दर्शाया गया है। सुधा का विवाह प्रस्ताव। कहानी वहां से शुरू होती है जहां भाग 1 खत्म हुआ था, सुधा की शादी की चर्चा। डॉक्टर शुक्ला एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में सुधा का रिश्ता तय कर देते हैं। लड़का आईएएस है, शिक्षित है और अच्छे संस्कार वाला भी। चंदर जब यह सुनता है तो उसकी आत्मा भीतर से हिल उठती है। वह जानता था कि यह दिन आएगा, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं था। चंदर की चुप्पी। चंदर, जिसने कभी सुधा से अपने प्रेम का इजहार नहीं किया, अब और भी चुप हो गया है। उसके भीतर एक तूफान चल रहा है, लेकिन वह उसे बाहर नहीं आने देता। वह सोचता है, क्या वह सुधा को रोक सकता है? क्या वह अपने गुरु की बेटी से यह कह सकता है कि वह उससे प्रेम करता है? यह उसके लिए केवल नैतिकता का प्रश्न नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और रिश्तों की मर्यादा का भी विषय है। सुधा की प्रतिक्रिया। सुधा को भी यह एहसास है कि चंदर उससे प्रेम करता है, लेकिन वह यह जानती है कि जब तक चंदर कुछ नहीं कहेगा, वह खुद कुछ नहीं बोलेगी। जब वह अपने विवाह प्रस्ताव के बारे में चंदर से बात करती है, तो चंदर बस यही कहता है कि अगर तुम्हारे पिता ने यह तय किया है, तो यह अच्छा ही होगा। सुधा चंदर की इस प्रतिक्रिया से टूट जाती है। वह जानती है कि यह केवल चुप्पी नहीं, बल्कि त्याग है, वह त्याग जो चंदर की आत्मा को लगातार जलाता जा रहा है। विवाह की तैयारी। सुधा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चंदर घर के हर कार्य में शामिल होता है, लेकिन हर बार उसका दिल टूटता है। वह हर रस्म, हर पूजा, हर परंपरा में भाग लेता है, लेकिन भीतर से वह बिखर चुका होता है। वह अपने आप से सवाल करता है, क्या उसने सही किया? क्या सुधा को अपने जीवन से जाने देना ही प्रेम है? क्या यह त्याग या कायरता है? लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं है। आत्मसंघर्ष। चंदर अब धीरे धीरे सामाजिक जीवन से कटने लगता है। वह अकेले में बैठा रहता है, शराब पीने लगता है और आत्मविश्लेषण करता है। उसके भीतर एक द्वंद्व चलता है। उसकी नैतिकता और उसका प्रेम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वह खुद से नाराज है, लेकिन सुधा को दुखी नहीं देखना चाहता। सुधा की विदाई। शादी का दिन आता है। चंदर हर रस्म में शामिल होता है, लेकिन उसकी आंखें बार बार भर आती हैं। जब सुधा की विदाई होती है, तो वह पहली बार खुलकर रोता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। सुधा भी जानती है कि वह क्या छोड़कर जा रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वह मुस्कुरा रही है, ठीक वैसे ही जैसे चंदर हमेशा मुस्कुराकर दर्द छुपाता था। विवाह के बाद। सुधा की शादी के बाद चंदर पूरी तरह बदल जाता है। वह अब भावनाओं से दूर एकदम निर्जीव सा हो गया है। वह अपने शोध में मन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान भटकता रहता है। वह अब भी सुधा की यादों में डूबा रहता है। मित्रों की भूमिका। चंदर के मित्र उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह अपनी जिंदगी यूं नष्ट न करे, लेकिन चंदर को लगता है कि उसका जीवन वही था जो सुधा के साथ था, अब कुछ नहीं बचा। एक मित्र उससे कहता है, प्रेम केवल पाना नहीं होता चंदर। प्रेम उस पीड़ा में भी होता है जिसमें तुम हो, लेकिन उसे जीना सीखो। यह वाक्य चंदर के मन में घर कर जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या वाकई उसका प्रेम अभी भी गुनाहों का देवता का तीसरा भाग चंदर के जीवन में उस खालीपन और अंधेरे को दर्शाता है जो सुधा के विवाह के बाद उत्पन्न होता है। यह वह समय है जब चंदर अकेलेपन, ग्लानि और आत्मसंघर्ष के गहरे गर्त में उतरता है। उसकी दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी सुधा की उपस्थिति में थी।
इस भाग में लेखक ने चंदर के मनोविज्ञान को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है। सुधा की विदाई। सुधा की शादी हो चुकी है। चंदर ने अपने भावनाओं को दबाकर उसे विदा किया। विदाई के समय सुधा की आंखों में जो पीड़ा थी वह अब चंदर की स्मृति में जीवित है। हर कोना, हर वस्तु, हर स्मृति, सब कुछ सुधा की याद दिलाती है। चंदर का कमरा, वे किताबें, वे गलियां, सब जैसे अब बेजान हो गए हैं। अकेलापन। सुधा की अनुपस्थिति चंदर के जीवन में एक गहरा शून्य भर देती है। वह दिन रात उसकी स्मृतियों में खोया रहता है। पहले जहां वह शोध कार्य में तल्लीन रहता था, अब वहां उदासी और निरर्थकता भर गई है। विश्वविद्यालय की कक्षाएं, पुस्तकालय और यहां तक कि डॉक्टर शुक्ला का घर भी अब उसे पराया लगता है। चंदर को यह एहसास होता है कि उसने जो खोया है वह केवल एक इंसान नहीं बल्कि अपनी आत्मा का एक हिस्सा है। उसकी पीड़ा केवल भावनात्मक नहीं बल्कि अस्तित्व की गहराई तक उतर जाती है। वह एक प्रश्न से बार बार टकराता है, क्या उसका प्रेम पवित्र नहीं था? क्या उसका त्याग सही था? आत्मग्लानि। चंदर को इस बात का पछतावा होता है कि उसने सुधा से अपने प्रेम को व्यक्त क्यों नहीं किया। उसे लगता है कि शायद अगर वह कुछ कहता तो चीजें बदल सकती थीं। यह ग्लानि धीरे धीरे उसके मन को कुंठित करने लगती है। वह आत्मसंघर्ष की उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि वह एक अपराधी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम को मर्यादा के नाम पर कुचल दिया। यह गुनाह उसे चैन नहीं लेने देता। समाज से दूरी। सुधा की विदाई के बाद चंदर समाज से कटने लगता है। पहले वह जहां विचारों और बहसों में भाग लेता था, अब वहां वह मौन और एकांत का साथी बन गया है। उसके मित्र उससे मिलने की कोशिश करते हैं, पर वह सबको टाल देता है। वह स्वयं को एक सजा देने लगता है, एक मानसिक कारावास में डाल देता है। नई स्त्रियों से संपर्क। इस भाग में लेखक यह भी दिखाते हैं कि चंदर सुधा की अनुपस्थिति में अन्य स्त्रियों से मेलजोल की कोशिश करता है। यह प्रयास केवल भावनात्मक सहारा पाने के लिए होता है, प्रेम के लिए नहीं। पम्मी। पम्मी एक आधुनिक और खुले विचारों वाली युवती है जो चंदर से प्रभावित होती है। वह उससे खुलकर बात करती है और उसे जीवन की हकीकतों से अवगत कराती है। लेकिन चंदर उसके साथ भी भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाता। उसे लगता है कि उसकी आत्मा केवल सुधा के लिए बनी थी। बिंदिया। बिंदिया एक सीधी सादी युवती है जो चंदर के साथ कुछ आत्मीयता बनाना चाहती है। लेकिन चंदर का मन किसी भी नई भावना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। वह हर बार सुधा की छवि को ही सामने पाता है। मानसिक उथल पुथल। चंदर की मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। उसे नींद नहीं आती, वह शराब पीने लगता है और कई बार आत्महत्या तक के विचार उसके मन में आते हैं। पर हर बार वह सुधा की स्मृति से अपने को रोक लेता है। सुधा उसके लिए अब एक आदर्श बन चुकी है, एक ऐसी भावना जो उसे जीने का कारण देती है, पर साथ ही उसे हर क्षण यातना भी देती है। सुधा की चिट्ठी। एक दिन चंदर को सुधा की एक चिट्ठी मिलती है। उसमें सुधा ने अपने नए जीवन की बातें लिखी हैं। उसका पति ससु, गुनाहों का देवता का यह चौथा भाग न केवल नायक चंदर और सुधा के पुनर्मिलन का संकेत देता है, बल्कि यह उनके बीच के उस शून्य को भी दर्शाता है जो समय और परिस्थिति ने उत्पन्न कर दिया है। सुधा के विवाह के पश्चात चंदर की आत्मा जिस प्रकार एक यातनापूर्ण विरक्ति से गुजरती है, वह इस भाग का प्रमुख भाव है। चंदर की मनःस्थिति। चंदर सुधा के विवाह के बाद पूरी तरह से टूट चुका है। वह अब पहले जैसा चंदर नहीं रहा।
वह लोगों से कटाता रहता है, रिसर्च से उसका ध्यान हट गया है और अब वह एक यंत्रवत जीवन जीने लगा है। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाला यह चंदर भीतर से बहुत असंतुलित हो चुका है। सुधा की स्मृति हर पल उसे काटती है। वह जिस त्याग की उम्मीद कर रहा था, वह स्वयं उसके लिए आत्मघाती बन गया है। बनारस से बाहर जाना। चंदर इस मानसिक अशांति से भागने के लिए बनारस छोड़ देता है। वह नौकरी की तलाश में और स्वयं को भूलने के लिए एक छोटे से कस्बे में चला जाता है। वहां वह कॉलेज में लेक्चरर बन जाता है। यह नया वातावरण उसे थोड़ी राहत तो देता है, लेकिन सुधा की छाया अब भी उसके मन से हटती नहीं। पामेला से परिचय। इस कस्बे में चंदर की मुलाकात पामेला नाम की युवती से होती है। पामेला एक खुले विचारों वाली, शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की है। वह चंदर में कुछ अलग देखती है, एक संजीदगी, एक पीड़ा और एक रहस्य। चंदर शुरू में उससे दूरी बनाए रखता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद होने लगता है। पामेला चंदर को एक नए दृष्टिकोण से देखती है, बिना किसी सामाजिक बंधन के। वह प्रेम को एक स्वाभाविक भावना मानती है, न कि एक नैतिक बंधन। पामेला की यही दृष्टि चंदर को चौंकाती है। वह सोचने लगता है कि क्या सच में प्रेम को इतनी सहजता से लिया जा सकता है। आत्मविश्लेषण। पामेला के साथ बिताए समय में चंदर को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने का अवसर मिलता है। वह यह समझने लगता है कि उसका त्याग क्या वाकई सही था। क्या सुधा के प्रति उसका प्रेम इतना कमजोर था कि वह उसे कह नहीं सका। वह यह महसूस करता है कि उसने अपने उसूलों को इतनी ऊंचाई दे दी कि उसमें मानवीय भावनाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। पामेला के प्रश्न उसे झकझोरते हैं और वह अपने भीतर के गुनाहों के देवता को देखने लगता है। सुधा की चिट्ठी। इसी दौरान चंदर को डॉ शुक्ला के माध्यम से सुधा की एक चिट्ठी मिलती है। उस पत्र में सुधा ने कोई विशेष बात नहीं लिखी होती, बस उसकी कुशलता पूछी होती है। लेकिन चंदर उस चिट्ठी की हर पंक्ति में वह दर्द पढ़ता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया। यह चिट्ठी उसे पुनः उस पुराने संसार में खींच ले जाती है। उसे एहसास होता है कि सुधा भी उतनी ही पीड़ा में है जितना वह स्वयं। वापसी। चंदर अंततः निर्णय लेता है कि वह सुधा से मिलेगा, चाहे वह विवाहित हो, चाहे अब उनके बीच कुछ न हो सके। वह बनारस लौटने का निश्चय करता है। उसका मन अब पहले की तरह कमजोर नहीं, बल्कि दृढ़ हो चुका है। वह जानता है कि सुधा से मिलकर वह खुद को माफ कर पाएगा या नहीं, लेकिन उससे मिले बिना उसका जीवन अधूरा रहेगा। बनारस में पुनर्मिलन। बनारस लौटकर चंदर डॉक्टर शुक्ला से मिलता है। वहां का वातावरण बदला हुआ है। सुधा की शादी हो चुकी है, लेकिन वह इस समय अपने मायके आई हुई है। जब चंदर और सुधा की मुलाकात होती है, तब वह क्षण अत्यंत गूढ़ और संवेदनशील होता है। दोनों पहले की तरह सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, परंतु दोनों की आंखें एक दूसरे से सब कुछ कह देती हैं। संवाद। सुधा, कैसे हो चंदर? चंदर अब बनारस लौट आया है। सुधा की शादी हो चुकी है और वह अब अपने पति के साथ एक नए शहर में रह रही है। परंतु समय, दूरी और सामाजिक रिश्तों की सीमाएं इन दोनों आत्माओं के बीच की भावनाओं को न तो खत्म कर पाई हैं और न ही मुरझा सकी हैं। भाग 5 में लेखक हमें चंदर के मानसिक द्वंद्व, सुधा की शादी के बाद के जीवन और उनके पुनः मिलन की कथा में ले जाते हैं। सुधा की चिट्ठियां और चंदर की बेचैनी। चंदर सुधा से दूर हो चुका है, लेकिन सुधा की चिट्ठियां अब भी उसके जीवन की एकमात्र रोशनी हैं। उन पत्रों में सुधा की बातें, उसका हालचाल
और चुपचाप छुपा प्रेम चंदर को अंदर तक झकझोरते हैं। चंदर अब भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। रिसर्च और विश्वविद्यालय की व्यस्तता भी उसे आत्मग्लानि और अकेलेपन से नहीं उबार पाती। वह सुधा के बारे में सोचता है, क्या वह खुश है? क्या वह उसे भूल चुकी है? और क्या उसने सही किया उसे छोड़कर? सुधा की शादी के बाद सुधा का विवाह किसी साधारण पुरुष से नहीं बल्कि एक समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति से हुआ है। उसका पति उसे प्रेम करता है, लेकिन सुधा अब भी अपने अतीत के उस कोने में बसी है जहां चंदर की मौन उपस्थिति है। वह अपने नए जीवन में समायोजन की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन बार बार बीते पलों की ओर लौटता है। हर बार जब वह चंदर को याद करती है तो उसका मन उलझनों में पड़ जाता है। वह जानती है कि समाज के नियम क्या हैं, लेकिन उसकी आत्मा अब भी चंदर के स्नेह में बसी है। चंदर की आत्मग्लानि। चंदर अब अपने निर्णयों पर पछताने लगा है। वह सोचता है कि यदि उसने सुधा से अपने प्रेम की बात कह दी होती तो शायद सब कुछ बदल जाता। लेकिन उस समय उसने मौन को चुना, गुरु की मर्यादा को चुना और एक आत्मिक प्रेम को त्याग दिया। उसकी आत्मग्लानि उसे भीतर से खा रही है। वह सुधा के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहा है और यही बेचैनी उसे व्यर्थता की ओर धकेलती है। पुनः मिलन। एक दिन चंदर को पता चलता है कि सुधा कुछ समय के लिए अपने मायके आ रही है। यह समाचार उसे विचलित कर देता है। मिलने की इच्छा और भय दोनों उसके भीतर टकराने लगते हैं। क्या वह सुधा का सामना कर पाएगा? क्या सुधा अब भी उससे पहले जैसी ही मिलेगी? अंततः सुधा और चंदर मिलते हैं। यह मिलन बेहद भावनात्मक होता है। न आंखों में आंसू छुपते हैं, न मौन में प्रेम। दोनों की चुप्पियां सब कुछ कह जाती हैं। सुधा का चेहरा चंदर को यह बताता है कि वह अब भी उसे उतना ही चाहती है। संवाद और विछोह। चंदर सुधा से बात करता है, पहली बार खुलकर। वह उससे क्षमा मांगता है, कहता है कि वह उस समय डर गया था, समाज और संस्कारों से डर गया था। सुधा कुछ नहीं कहती, बस एक शांत मुस्कान देती है। उस मुस्कान में कितनी पीड़ा है, यह केवल वही जान सकती है जिसने अपना प्रेम खोया हो। सुधा कहती है, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया चंदर, लेकिन जब तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं समझ गई कि तुम्हारा प्रेम मुझसे छोटा था, समाज से, आदर्शों से, डॉक्टर शुक्ला से। और मैं उस प्रेम को समझती हूँ। यह संवाद एक मोड़ बन जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि अब जीवन में पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। उनका प्रेम अब भी जीवित है, लेकिन अब वह जीवन की किताब का बंद पन्ना बन चुका है। चंदर का आत्ममंथन। मिलन के बाद चंदर एकांत में बहुत रोता है। वह समझता है कि सुधा को खोकर उसने अपने जीवन का सबसे कीमती रत्न खोया है। लेकिन अब पछताने का कोई अर्थ नहीं। वह जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, लेकिन इस बार वह अपने विचारों में बदला। गुनाहों का देवता उपन्यास का वह चरण है जहां चंदर और सुधा की कथा भूतकाल से वर्तमान की ओर मुड़ती है। इस भाग में लेखक आत्मसाक्षात्कार, पुनर्निर्माण और व्यक्ति की आंतरिक शक्ति पर केंद्रित होते हैं। सुधा और चंदर दोनों को ही अब यह स्वीकार करना होता है कि वे जीवन की जिस डगर पर हैं, वहां से लौटना संभव नहीं है, परंतु वह प्रेम जो भीतर है वह उन्हें मजबूत बनाता है, तोड़ता नहीं। आत्मसाक्षात्कार की प्रक्रिया। चंदर अब उस मनस्थिति में पहुंच चुका है जहां वह अपने भूतकाल से सीधा प्रश्न करता है। उसका आत्ममंथन और आत्मसाक्षात्कार उसे यह समझने में मदद करता है कि वह कितना भ्रमित था। न तो उसने प्रेम को समझा, न ही उसकी शक्ति को।
वह जानता है कि सुधा से अपने प्रेम को छुपाकर उसने केवल एक स्त्री को नहीं खोया, बल्कि उस आत्मबल को भी खो दिया था जो उसे संपूर्ण बना सकता था। वह जानता है कि यह उसका निजी पराजय है, जिसे वह अब स्वीकार करता है। सुधा का परिवर्तन। सुधा अब विवाहिता है, एक नए जीवन की साथी। लेकिन अब वह पहले जैसी भावनात्मक और चुलबुली नहीं रही। समय और अनुभवों ने उसे परिपक्व बना दिया है। वह जानती है कि जीवन में हर इच्छा पूर्ण नहीं होती, लेकिन कुछ इच्छाएं सहेज कर रखी जा सकती हैं। वह चंदर को माफ कर चुकी है। उसके लिए यह प्रेम अब वियोग की पीड़ा नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो उसे अंदर से दृढ़ बनाती है। वह अपने पति के साथ अपने दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन चंदर से उसका आत्मिक संबंध अब भी वैसा ही है, गहरा और मौन। नए पात्रों का आगमन। इस भाग में कुछ नए पात्र भी सामने आते हैं, जैसे चंदर की एक सहयोगी मीना, जो उससे एक अलग दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। मीना आधुनिक है, स्वतंत्र विचारों वाली है और चंदर के भावनात्मक संघर्ष को समझती है। वह चंदर को जीवन में आगे बढ़ने का सुझाव देती है। चंदर, जो अब तक अपने अतीत से बंधा हुआ था, मीना के माध्यम से अपने वर्तमान को स्वीकार करने की कोशिश करता है। वह जानता है कि सुधा का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन जीवन ठहर नहीं सकता। समाज और दर्शन। लेखक इस भाग में समाज की उन मान्यताओं पर भी प्रकाश डालते हैं जो व्यक्ति को प्रेम जैसे शुद्ध भाव से भी डरने पर मजबूर कर देती हैं। चंदर का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक पढ़ा लिखा, बुद्धिमान व्यक्ति भी समाज के डर से अपने सच्चे भावों को कुचल सकता है। चंदर अब यह समझता है कि प्रेम कोई पाप नहीं है, वह आत्मा की पुकार है, जिसे यदि ईमानदारी से जिया जाए तो वह व्यक्ति को ऊंचाई दे सकता है। चंदर की आत्मकथा। इस भाग में चंदर एक डायरी लिखना शुरू करता है। अपने अनुभवों, अपनी गलतियों और अपने भावों को शब्दों में ढालकर वह जैसे अपने भीतर के चंदर को पुनः जन्म देता है। यह डायरी केवल भावनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक साधना बन जाती है। डायरी में वह सुधा से बात करता है, जैसे वह पास बैठी हो। वह उसे बताता है कि अब वह जीवन से भागना नहीं चाहता, बल्कि जीना चाहता है। सुधा और चंदर का अंतिम संवाद। भाग 6 के अंत में सुधा और चंदर एक बार फिर मिलते हैं, एक अंतिम मुलाकात। इस बार यह मिलन अलग है। न कोई आंसू, न कोई शिकायत, केवल स्वीकार्यता। सुधा कहती है, हमारा प्रेम अब शब्दों का मोहताज नहीं। यह जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे हम साथ हों या नहीं। चंदर अब मुस्करा सकता है, पहली बार सच्चे अर्थों में। वह जानता है कि वह प्रेम हार गया था, पर उससे जो आत्मबोध मिला है, वह उसकी सबसे बड़ी जीत है। उपसंहार। भाग 6 मेले। पिछले भाग में हमने देखा कि चंदर और सुधा का पुनर्मिलन हुआ, जिसमें आत्मग्लानि और मौन प्रेम की पराकाष्ठा थी। अब हम प्रवेश करते हैं अगले भाग में, जहां इस मिलन के प्रभाव, नए विचारों और जीवन की नई दिशाओं का अन्वेषण होता है। आत्ममंथन की गहराई। सुधा से मिलकर चंदर भीतर तक हिल चुका है। वह एक बार फिर अपने जीवन की दिशा पर विचार करता है। रिसर्च, पढ़ाई और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा उसके लिए अब खोखली सी लगने लगी है। सुधा की मुस्कान में जो पीड़ा थी, वह चंदर को चैन से बैठने नहीं देती। वह अकेले बैठकर अपनी डायरी में लिखता है, मैंने जीवन भर आदर्शों की पूजा की, लेकिन जब सामने प्रेम खड़ा था, तब मैं पीछे हट गया। उसका आत्ममंथन अब दर्शन से अधिक व्यावहारिक हो गया है। वह समझता है कि जीवन केवल मर्यादाओं से नहीं चलता, उसमें भावनाओं की भी उतनी ही आवश्यकता है।
सुधा का पत्र। एक सप्ताह बाद चंदर को सुधा का पत्र मिलता है। वह पत्र एक विदाई पत्र जैसा है, बिना किसी औपचारिकता के, सादगी और सच्चाई से भरा। सुधा उसमें लिखती है कि वह अपने पति के साथ विदेश जा रही है। वह चंदर को धन्यवाद कहती है, जीवन में प्रेम का अर्थ समझाने के लिए। चंदर, तुमने मुझे सिखाया कि प्रेम मौन भी हो सकता है, लेकिन वह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होता है। मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता। चंदर उस पत्र को पढ़कर देर तक रोता है। वह जानता है कि अब सुधा हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर जा चुकी है। लेकिन अब उसमें एक अजीब सी शांति है, जैसे उसने अपने जीवन का अर्थ जान लिया हो। समाज और जिम्मेदारी। चंदर अब समाज के आदर्शों को प्रश्नों की दृष्टि से देखता है। वह सोचता है, क्या हम केवल इसीलिए चुप रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे? अगर प्रेम सच्चा है, तो क्या समाज का डर उसे मिटा सकता है? वह अपने मित्रों और छात्रों से भी ऐसे ही प्रश्न करता है। विश्वविद्यालय में उसकी चर्चाएं अब और भी गहराई लेने लगी हैं। छात्र उसे केवल शिक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की दृष्टि से देखने लगे हैं। एक नई महिला पात्र, पम्मी का प्रवेश। इस भाग में एक नया पात्र आता है, पम्मी। वह एक मेडिकल छात्रा है, जो चंदर से मार्गदर्शन लेने आती है। वह सुंदर, समझदार और आत्मनिर्भर है। वह चंदर की विचारधारा से प्रभावित होती है, लेकिन साथ ही उसे चुनौती भी देती है। पम्मी कहती है, आप जैसे लोग अगर चुप रहेंगे, तो फिर इस समाज में बदलाव कौन लाएगा? चंदर को पहली बार लगता है कि सुधा के बाद कोई है जो उसे समझ सकता है, एक साथी, एक मित्र और शायद जीवन की एक नई शुरुआत। लेकिन क्या चंदर तैयार है? आंतरिक द्वंद्व। चंदर के भीतर सुधा की यादें अब भी जीवित हैं। वह खुद से पूछता है, क्या यह सही होगा कि मैं किसी और के साथ संबंध बनाऊं? क्या मैं पम्मी से केवल इसलिए जुड़ रहा हूं कि मैं अकेला हूं? वह निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन वह यह जान जाता है कि जीवन में ठहराव मृत्यु के समान है। उसे आगे बढ़ना होगा। सुधा की अंतिम चिट्ठी। भाग के अंत में सुधा की एक और चिट्ठी आती है, जो पेरिस से लिखी गई है। उसमें सुधा ने अपनी नई जिंदगी की झलक दी है, कला, संस्कृति, परिवार और एक शांत जीवन। चंदर, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, शायद तुम्हारी दुनिया बदल चुकी होगी। मैं यही चाहती हूं कि तुम स्वयं को न खो, अपने भीतर के प्रेम को जीवित रखो, लेकिन उस प्रेम से दुनिया को सुंदर बनाओ। निष्कर्ष। भाग 7 एक अंतर्द्वंद्व, आत्म साक्षात्कार और परिवर्तन का चरण है। सुधा और चंदर। सामाजिक प्रतिबंध और व्यक्तिगत संघर्ष। चंदर और सुधा का मिलन अब उनकी भावनाओं को शांत करने के बजाय उन्हें और अधिक उलझा देता है। इस भाग में लेखक ने प्रेम, खामोशी और संघर्ष को एक साथ रखा है, जो दोनों के भीतर चल रहे आंतरिक युद्ध को व्यक्त करता है। चंदर की बेचैनी और आत्ममंथन। चंदर के लिए यह मिलन एक गहरी मानसिक और भावनात्मक पीड़ा है। जब उसने सुधा को खोया था, तब उसने यह सोच लिया था कि वह जीवन में आगे बढ़ेगा। लेकिन जब सुधा फिर से उसकी जिंदगी में आई, तो पुराने घाव फिर से ताजा हो गए। अब वह खुद से सवाल करता है कि क्या वह सुधा के बिना जी सकता है, क्या वह अब भी सुधा से प्यार करता है, और क्या उनका मिलन केवल एक भ्रम था। चंदर का मन अजनबी हो गया है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि क्या उसका यह मिलन केवल एक गहरी यथार्थता का सपना था या फिर यह सचमुच एक अवसर है जिसे वह फिर से खोने नहीं दे सकता। उसका दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से उलझे हुए हैं।
वह यह सोचता है कि सुधा का प्यार उसे वापस क्यों चाहिए, जबकि वह जानता है कि समाज और उसकी जिम्मेदारियां अब उसे यही नहीं करने दे सकती। सुधा की आंतरिक जंग। सुधा की स्थिति भी बहुत जटिल है। उसने चंदर को खोने के बाद अपनी शादी और नए जीवन को अपनाने का फैसला किया था, लेकिन वह कभी भी अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाई। वह जानती है कि चंदर से उसका प्यार अब संभव नहीं है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और वह एक जिम्मेदार पत्नी बन चुकी है। लेकिन फिर भी चंदर के बिना उसका मन नहीं भरता। वह उसे हमेशा अपने आसपास महसूस करती है और कभी-कभी वह चंदर की खामोशी में अपना प्यार खोजने की कोशिश करती है। सुधा का संघर्ष आत्मग्लानि और प्यार का मिश्रण है। वह यह समझती है कि समाज और उसकी जिम्मेदारियां उसे चंदर से मिलने नहीं देती, लेकिन उसका दिल कभी नहीं मानता। वह चंदर से मिलकर यह उम्मीद करती है कि वह उसके दिल की स्थिति समझेगा और शायद वह उसे फिर से अपना बना सकेगा। हालांकि वह यह जानती है कि अब वह चंदर से प्रेम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास एक नया जीवन है, लेकिन दिल की आवाज उसे बार बार चंदर की ओर खींचती है। प्रेम और सामाजिक बाधाएं। इस भाग में लेखक ने यह भी दिखाया है कि चंदर और सुधा का प्रेम समाज और संस्कारों के बंधनों में कैसे फंसा हुआ है। दोनों की ही भावनाएं इतनी गहरी हैं कि वे एक दूसरे से दूर होने के बावजूद एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हैं। चंदर की शादी नहीं हुई है, लेकिन वह जानता है कि उसे समाज की अपेक्षाओं का पालन करना है। समाज में यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि वह अपनी गुरु की पत्नी से प्रेम करता है। वही स्थिति सुधा के लिए भी है। उसने शादी कर ली है, लेकिन उसकी आत्मा कभी भी चंदर से पूरी तरह से नहीं छूट पाई। यह सामाजिक प्रतिबंध उनके जीवन में हमेशा के लिए एक छाया बनकर रहता है। चंदर और सुधा का मिलन एक चुप्पी में। अंत में यह भाग इस बात को उजागर करता है कि चंदर और सुधा का मिलन कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी चुप्पी होती है। जब दोनों मिलते हैं तो उनकी चुप्पी में प्रेम और गुस्सा दोनों की संवेदनाएं समाहित होती हैं। यह मिलन कहीं न कहीं यह महसूस कराता है कि जो कुछ भी है वह अब केवल यादों में है। उनकी जिंदगियां अब अलग अलग रास्तों पर जा रही हैं और उन्हें यह समझने में बहुत समय लगता है कि वे अब एक दूसरे के जीवन का हिस्सा नहीं बन सकते। चंदर का निर्णय। भाग 8 का अंत चंदर के एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ होता है। वह समझता है कि जीवन अब उसे एक नई दिशा में। सामाजिक प्रतिबंध और व्यक्तिगत संघर्ष। चंदर और सुधा का मिलन अब उनकी भावनाओं को शांत करने के बजाय उन्हें और अधिक उलझा देता है। इस भाग में लेखक ने प्रेम, खामोशी और संघर्ष को एक साथ रखा है, जो दोनों के भीतर चल रहे आंतरिक युद्ध को व्यक्त करता है। चंदर की बेचैनी और आत्ममंथन। चंदर के लिए यह मिलन एक गहरी मानसिक और भावनात्मक पीड़ा है। जब उसने सुधा को खोया था, तब उसने यह सोच लिया था कि वह जीवन में आगे बढ़ेगा। लेकिन जब सुधा फिर से उसकी जिंदगी में आई, तो पुराने घाव फिर से ताजा हो गए। अब वह खुद से सवाल करता है कि क्या वह सुधा के बिना जी सकता है, क्या वह अब भी सुधा से प्यार करता है, और क्या उनका मिलन केवल एक भ्रम था। चंदर का मन अजनबी हो गया है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि क्या उसका यह मिलन केवल एक गहरी यथार्थता का सपना था या फिर यह सचमुच एक अवसर है जिसे वह फिर से खोने नहीं दे सकता। उसका दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से उलझे हुए हैं। वह यह सोचता है कि सुधा का प्यार उसे वापस क्यों चाहिए, जबकि वह जानता है कि समाज और उसकी जिम्मेदारियां अब उसे यही नहीं करने दे सकती। सुधा की आंतरिक जंग। सुधा की स्थिति भी बहुत जटिल है।
उसने चंदर को खोने के बाद अपनी शादी और नए जीवन को अपनाने का फैसला किया था, लेकिन वह कभी भी अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाई। वह जानती है कि चंदर से उसका प्यार अब संभव नहीं है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और वह एक जिम्मेदार पत्नी बन चुकी है। लेकिन फिर भी चंदर के बिना उसका मन नहीं भरता। वह उसे हमेशा अपने आसपास महसूस करती है और कभी-कभी वह चंदर की खामोशी में अपना प्यार खोजने की कोशिश करती है। सुधा का संघर्ष आत्मग्लानि और प्यार का मिश्रण है। वह यह समझती है कि समाज और उसकी जिम्मेदारियां उसे चंदर से मिलने नहीं देती, लेकिन उसका दिल कभी नहीं मानता। वह चंदर से मिलकर यह उम्मीद करती है कि वह उसके दिल की स्थिति समझेगा और शायद वह उसे फिर से अपना बना सकेगा। हालांकि वह यह जानती है कि अब वह चंदर से प्रेम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास एक नया जीवन है, लेकिन दिल की आवाज उसे बार बार चंदर की ओर खींचती है। प्रेम और सामाजिक बाधाएं। इस भाग में लेखक ने यह भी दिखाया है कि चंदर और सुधा का प्रेम समाज और संस्कारों के बंधनों में कैसे फंसा हुआ है। दोनों की ही भावनाएं इतनी गहरी हैं कि वे एक दूसरे से दूर